ओके, तो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फूबी इंजीनियर्स। तो पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का, दैट इज रिवेटेड जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट। पार्ट 1 में हम रिवेटेड जॉइंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा था, और पार्ट 2 में हम वेल्डेड जॉइंट पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जो लेक्चर सीरीज में बना रहा हूँ जनरली जेई जूनियर इंजीनियरिंग के लिए मैं ये बना रहा हूँ, वो चाहे एसएससी का हो वो या फिर आरआरबी का हो, इसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स बना रहे हैं। तो आज से 10 10 ईयर पहले, 10 ईयर तक के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छी तरीके से लगाया है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आपको वही चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा जो जिससे क्वेश्चन आज से 10 साल में क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। क्योंकि हर चैप्टर में बहुत चीज़ें होती है छोड़ने के लिए, बहुत चीज़ें होती है पढ़ने के लिए। टाइम कम है और मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में आपकी मैक्सिमम चीज़ें हम कंप्लीट करा दें। तो हम थ्योरेटिकल पार्ट में वही चीज़ पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है? और जो पार्ट 3 में बनाऊँगा, पार्ट 3 में जो चैप्टर 3 है रिवेटेड जॉइंट एंड वेल्डेड जॉइंट, इन दोनों पे कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जेईई में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे कराऊँगा। ठीक है? तो वेल्डेड जॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक पीडीएफ रखा हूँ, वेल्डेड जॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वेल्डेड जॉइंट ये हमारा परमानेंट जॉइंट होता है, जैसे रिवेटेड भी हमारा परमानेंट जॉइंट होता है। परमानेंट जॉइंट मतलब एक बार वेल्ड कर दो तो फिर उस पॉइंट से नहीं टूटेगा। फेलियर कंडीशन की बात छोड़ दो, तो जनरली उसको फिर मटेरियल को काटना ही पड़ता है ना। और टेम्प्रोरी जॉइंट लाइक ए नट बोल्ट आप खोल कर चेंज वगैरह भी कर सकते हो ये। तो क्या कहता है, अ वेल्डेड जॉइंट इज अ परमानेंट जॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एजेस ऑफ द टू पार्ट्स टू बी ज्वाइंट टुगेदर विथ और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड द फिलर मटेरियल। दो पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक पार्ट है, ये हमारा एक पार्ट है, लाइक दिस। ओके। और इसको हम थोड़ा सा, अगर जो दो पॉइंट को ज्वाइंट करना है, तो हम इसको वी स्टेप को दोनों को इस तरीके से दो पार्ट को बनाते हैं ताकि बीच में वी शेप बन जाए, और फिर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन हीट की वजह से। हीट देते हैं तो ये दोनों मेटल पिघलता है, और हम फिलर मटेरियल जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ये हीट होकर यहाँ पे मेटल आपस में पिघल कर ये ज्वाइंट हो जाता है। दैट इज नोन एज वेल्डेड वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है? इसी के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे यहाँ पे देखते हैं, आगे कुछ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कितने टाइप के वेल्डेड जॉइंट होते हैं। जैसे रिवेटेड में हमारे हमने पढ़ा था लैप जॉइंट और बट जॉइंट, उसी तरीके से हम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो लैप जॉइंट किस तरीके का जॉइंट होता है, मैंने रिवेटेड जॉइंट में भी आपको पढ़ाया है। लैप जॉइंट और द फिलेट जॉइंट, इसको हम फिलेट जॉइंट भी कहते हैं जनरली, इज ऑब्टेन बाय ओवरलैपिंग द प्लेट। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखकर एंड देन वेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है? द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट इज अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर शेप का होता है क्रॉस सेक्शन। जैसे ये देखिए, एक प्लेट हमारा ये है, उसके ऊपर दूसरा प्लेट रखा और हमने वेल्ड कर दिया, इस तरीके से वेल्ड कर दिया, इस तरीके से वेल्ड कर दिया। आप साइड से देखोगे तो साइड से इस तरीके का ट्रायंगुलर सेक्शन वेल्डिंग जो वेल्डिंग फिलेट, इसको फिलेट बोलते हैं। फिलेट देना, ये वेल्डिंग पार्ट है ना, इतना इतना जो है यही तो फिलर मटेरियल है, वेल्डिंग पार्ट है, इसी को हम लोग फिलेट कहते हैं। तो देखोगे जनरली ये ट्रायंगुलर शेप का ये रहता है वेल्डिंग करने टाइम। ओके। तो आगे हम और भी चीज़ें इस पे देखेंगे। अब इसमें भी होता है सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट और पैरेलल फिलेट, ये आप आगे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। नाउ बट जॉइंट की बात करें, बट जॉइंट में भी सिंगल और डबल ट्रांसवर्स ये सब भी चीज़ें होती है। दिखाते हैं बट जॉइंट में, देखिए। तो बट जॉइंट इज ऑब्टेन बाय प्लेसिंग द प्लेट एज टू एज। तो दो प्लेट लीजिए, उसको एज से एज कनेक्ट कीजिए और आपस में वेल्ड कर दीजिए। तो ऐसे वेल्ड को हम स्क्वायर वेल्डिंग, स्क्वायर बट जॉइंट कहते हैं। इसको हम लोग वी बट जॉइंट कहते हैं। और इसको हम दैट दैट इज सिंगल यू बट जॉइंट। देख रहे हो, सिंगल यू बट जॉइंट ऊपर से है, और ये देखिए ऊपर दैट इज डबल वी बट जॉइंट, और ये डबल यू बट जॉइंट। तो ये सब जो फिगर है ना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहचान होनी चाहिए किस तरीके की वेल्डिंग होती है। क्या स्क्वायर वेल्डिंग हो रही है दो प्लेट के बीच में, सिंगल वी वेल्डिंग है, यू है, डबल वी है, डबल यू है, बट ज्वाइंट, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पे रखा है, जो वी ज्वाइंट होता है, वी दो ऑब्जेक्ट, दो आपको जोड़ रहे हो बट जॉइंट की हेल्प से, जो वी एंगल बनाते हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, वो 60 डिग्री जनरली हम रखकर करते हैं। जनरल पर्पस के लिए 60 डिग्री मिनिमम रखते ही रखते हैं, ताकि जितना 60 डिग्री के बीच में जो मटेरियल फिल होते हैं ना, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इजिली टूटते ही ये दो, तो इसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। और एक आध क्वेश्चन भी इसमें बना था कि इन सिंगल वी बट ज्वाइंट,
सिंगल वी बट जॉइंट जो आपको ये फिगर दिख रहा है, तो इसमें एंगल कितना रखा जाता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पे डायरेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि ऑप्शन है 20 से 40 होगा, 40 से 60, 70 से 90, 10 से 20, क्या ऑप्शन होगा। तो उसको आप डायरेक्ट कह सकते हो 40 से 60 डिग्री के बीच में हमको ये वी का जो एंगल होता है ना, ये वी का एंगल 40 टू 60 डिग्री रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। 40 डिग्री टू 60 डिग्री रखते हैं इसमें, ये इसका जो एंगल है, दिस एंगल। क्लियर है, सिंगल वी बट ज्वाइंट में। ये आपको याद रखना है एकदम अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे अपन चलते हैं मेन पेज पे। अभी देखिए वेल्डेड जॉइंट में दो तरीके के जॉइंट होते हैं, फिलेट वेल्ड और एक होता है बट वेल्ड। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया, उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा इसको पतला किया जाए। ओके, तो जो फिलेट वेल्ड है, दिस फिलेट वेल्ड, इसी को हम लोग, इसको हम लैप जॉइंट भी कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लैप जॉइंट कहते हैं। तो ये जो फिलेट वेल्ड है ना, ये होता है वीक इन शियर, वीक इन शियर, शियर फोर्स की वजह से ये जो जॉइंट है इजिली टूट जाता है। और जो बट जॉइंट होता है, ये होता है वीक इन टेंशन। तो ये दोनों टर्म जो है, यहाँ पे आप लोड लगाइए, यहाँ पे लोड लगाइए, तो टेंशन की वजह से ये जॉइंट क्या होगा, टूट जाएगा। और लैप जॉइंट में क्या होता है, ये शियर फोर्स, शियर होने की वजह से टूटता है। तो लैप जॉइंट में हमारा एक होता है पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट। पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट का मतलब क्या है, देखिए एक हमारा ये सीट है, ये दूसरा सीट है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा और आपस में जो वेल्डिंग किया, ये इस कॉर्नर और इस कॉर्नर में वेल्डिंग किया, देख रहे हो, ये रेड कलर से जो दिख रहा है, ये वेल्डिंग थी, ये पैरेलल फिलेट दिया मैंने, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ पैरेलल फिलेट लैप जॉइंट, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फिलेट, एक ही तरफ उसका जो ट्रांसवर्स जो है इस एक्सिस पे है, सिर्फ वेल्डिंग करना, ठीक है। यहाँ लोड लगा लीजिए, यहाँ लोड लगाइए, ये सब जो वीक है, कमजोर होता है शियर फोर्स की वजह से। कॉम्बाइन की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल और ट्रांसवर्स, तो तीनों तरफ से वेल्डिंग करना, तीनों तरफ से फिलेट देना, दैट इज कॉम्बाइंड फिलेट। अब बट जॉइंट की बात करें तो बट वेल्ड हमारे ये वी आपको दिखाया, डबल वी मैंने आपको दिखाया, यू दिखाया, डबल यू आपको दिखाया, स्क्वायर दिखाया, है ना। और वी जॉइंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 40 डिग्री टू 60 डिग्री। क्लियर है। अब हम इसके डिज़ाइन और स्ट्रेंथ पे भी हम बात करने वाले हैं, पैरेलल फिलेट कितना स्ट्रांग होता है, क्या डिज़ाइन होती है, ट्रांसवर्स कितना, कॉम्बाइंड कितना, बट का जॉइंट का क्या स्ट्रेंथ होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत डिज़ाइन से थोड़ा बहुत कम पूछता है, बट वेल्डेड जॉइंट के कभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा पूछ दिया जाता है इस टॉपिक पे, इसलिए अपन इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। सो गाइस, पैरेलल फिलेट के बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो पैरेलल फिलेट की बात किया जाए तो आप जैसे कि देख रहे हो, यही है हमारा, ये पैरेलल फिलेट है ना। तो अगर मैं ये प्लेट की थिकनेस बोल दूं, ये प्लेट की जो थिकनेस है टी है, और ये जो वेल्डिंग एरिया है जहाँ पे वेल्ड आपने किया है जितनी दूर, इस वेल्डिंग एरिया को मैं एच बोल देता हूँ, ठीक है। और ये जो पूरे सरफेस पे हुआ है वेल्डिंग, दैट इज एल। तो आप इस फिगर को देख सकते हो, जनरली इस तरह का कर्व है ना, तो ये मैंने कर्व बनाया, उसके अंदर एक ट्रायंगुलर, जनरली वेल्डिंग जो ट्रायंगुलर शेप का बनता है, ये हमारा टी हो गया, ये हमारा एच हो गया, ये ओवरऑल लेंथ हो गया ये, ठीक है। तो एच क्या है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एच क्या है, एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू लेग ऑफ वेल्ड। क्लियर है। टी इज द, टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की थिकनेस टी। एच क्या है, कितना, ये वेल्डिंग लेग क्या है ये। तो अपन जानते हैं जो पैरेलल फिलेट होता है, ये क्या होता है, वीक इन शेयर में वीक होता है, वीक इन शेयर, ठीक है। जो फिलेट वेल्ड होता है, इसका इसका जो फिलेट वेल्ड होता है वो वीक होता है, वीक इन शेयर, देयरफॉर टाउ इंड्यूस्ड, और कहा जाए टाउ इंड्यूस मैक्सिमम विच इज इक्वल टू कितना होगा, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। ये कौन सा एरिया होगा, इसको अपन बोलते हैं थ्रॉट एरिया, ठीक है। इसे कहते हैं हम थ्रॉट एरिया। और ये जो थ्रॉट एरिया होता है, थ्रॉट एरिया, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.707 एच एल, दिस एच एंड दिस एल, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। देयर फॉर यहाँ से देखा जाए तो टाउ इंड्यूस मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन 0.707 एच एल हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो
और हम जानते हैं फॉर सेफ डिजाइन के लिए, सेफ डिजाइन की बात किया जाए तो सेफ डिजाइन के लिए जो इंड्यूस्ड है ना, टाउ इंड्यूस्ड जो मैक्सिमम है, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, परमिसिबल शियर स्ट्रेस के, है ना, लेस होना चाहिए तभी होगा। और टाउ आई मैक्स की वैल्यू क्या है, पी अपॉन 0.707 एच एल विच इज लेस देन और इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस होगा। देयरफॉर यहाँ से अपन लिख सकते हैं यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि पी मैक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख दूँ ताकि समझ में आए। यहीं से इसी इक्वेशन से यहाँ से आ जाएगा पी, पी को एक तरफ कर लीजिए, तो मैक्सिमम पी मैक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स इक्वल टू और लेस देन 0.707 एच एल टाउ परमिसिबल, ये आ जाएगा। where Pmax is stiffness shear of a parallel fillet, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये जो फिलेट की डिजाइन है ये पैरेलल थोड़ी ना, ट्रांसवर्स की अपन कर रहे हैं ना डिजाइन। देखिए पैरेलल फिलेट में क्या क्या था, इस तरीके की वेल्डिंग होती है, ओके। ट्रांसवर्स फिलेट में यहाँ पे होता है ना एज पे, ट्रांसवर्स सेक्शन पे, तो ये तो ट्रांसवर्स फिलेट है। ओके, ठीक है। लेकिन डिजाइन की जब बात करें ना गाइस, तो डिजाइन की बात में सिर्फ एरिया जो है ना, एरिया थ्रॉट एरिया जो है, इसकी वैल्यू चेंज होने से हम पैरेलल फिलेट और ट्रांसवर्स फिलेट नाम देते हैं जनरली। तो जनरली क्या कैसा है कि आप फिलेट आप इधर डाल दो, दिखाने के लिए मैं आपको डायग्राम इस तरीके से बनाया हूँ। अगर आप इसको टॉप से देख लो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, तो आप यहाँ वेल्डिंग रख दो ना, तो इतने अच्छी तरीके से मैं आपको यह बता नहीं पाता कि ये एच है, टी है, एल है, इसलिए मैंने ट्रांसवर्स फिलेट का यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको ट्रांसवर्स फिलेट बनाया है। बट जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो पूरा का पूरा पैरेलल फिलेट के लिए ही मैं बता रहा हूँ। पैरेलल फिलेट के लिए थ्रॉट एरिया जो होता है 0.707 एच एल रखते हैं। ट्रांसवर्स फिलेट की बात करते हैं तो वहां पे दूसरी वैल्यू होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो Pmax आया है हमारा, डेट इज द स्टिफनेस शेयर। तो अगर आप सेफ डिजाइन चाहते हो तो जो Pmax की जो वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए आपकी ओरिजिनल जो आप इस लोड से लगने वाली लोड से ज्यादा होना चाहिए, तब आपकी जो डिजाइन होगी, डिजाइन जो होगी वो सेफ होगी, सेफ वेल्डिंग होगा, सेफ जॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यही तो, लेकिन पैरेलल फिलेट में ये सिंगल के लिए बात कर रहे हैं, अगर यही डबल हो, क्योंकि पैरेलल में एक ऊपर भी होता है एक नीचे, जैसे ये देखिए एक ऊपर भी होता है एक नीचे भी होता है, तो अपन इसको डबल फिलेट नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो डबल फिलेट के लिए, डबल फिलेट के लिए अगर डबल फिलेट लगा हुआ है, इन दैट केस जो वैल्यू आएगी shear strength की, which is equal to twice of 0.707 एच एल टाउ परमिसिबल, ठीक है। डबल फिलेट के लिए दो फिलेट है तो दो कर दिया, क्लियर है, यही हमारा शियर स्ट्रेंथ ऑफ डबल फिलेट। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फिलेट की, ट्रांसवर्स फिलेट की बात करते हैं। तो ट्रांसवर्स फिलेट की जब बात करेंगे तो ट्रांसवर्स फिलेट में कुछ करना नहीं है। ट्रांसफर फिला में जो थ्रॉट एरिया की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.828 एच एल, ठीक है, ये होती है। वेयर, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा फिलेट है, ठीक है, ये इसको हम टी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, और फिलेट कितना तक फैला हुआ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द फिलेट, ठीक है। तो यही एच क्या है फिलेट का, ये दिस लेग, लेग ऑफ फिलेट, एल इज द लेंथ ऑफ फिलेट, ठीक है, ये होता है। तो देयरफॉर इन दैट केस आपका जो आएगा यहाँ से जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी ट्रांसवर्स फिलेट के लिए, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.828 एच एल टाउ परमिसिबल, ये आ जाएगा ट्रांसवर्स फिलेट के लिए। सिर्फ थ्रॉट एरिया की वैल्यू अलग अलग है दोनों में। तो ट्रांसवर्स फिलेट आर मोर सेफर देन पैरेलल फिलेट, सो वी कैन राइट दैट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज्यादा दिख रहा है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ज्यादा वैल्यू हो तो आपकी जो फिलेट है वो ज्यादा तक ज्यादा झेल सकता है। तो यहाँ से आपको कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स फिलेट जो होता है इज मोर सेफर देन, मोर सेफर देन पैरेलल फिलेट,
ठीक है, बिकॉज थ्रॉट एरिया विल बी मैक्सिमम। ओके, नाउ कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी टाउ शेयर, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा लैग जॉइंट में जनरली जो फेल होता है वीक इन शेयर होता है, तो शेयर परमिशिबल की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इफ टाउ परमिशिबल नॉट गिवन, अगर ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दिया है, इन दैट केस आप सिग्मा परमिशिबल की वैल्यू ले लेना कि मटेरियल की स्ट्रेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगी, वो ले लेना। इन दैट केस आप पी की वैल्यू 0.707 एच एल सिग्मा परमिसिबल भी आप पुट कर सकते हो। किसके लिए? ये दैट इज नॉर्मल स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, दैट इज दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेंथ फॉर पैरेलल एंड ट्रांसवर्स बोथ। क्लियर है? ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल फिलेट और ट्रांसवर्स फिलेट दोनों के लिए है, बट किस केस में? जब टाउ परमिसिबल की वैल्यू नहीं होगा। सिग्मा परमिसिबल की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। नहीं मिलेगी तो सिग्मा की वैल्यू स्ट्रेस कितनी इंड्यूस हो रहा है वो पता ही होगा, अब मटेरियल कब फेल होगा वो स्ट्रेस तो पता ही होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देना तो आपको सिग्मा परमिसिबल मिल जाएगा, पुट कर दो। और ये जो इक्वेशन है ये नॉर्मल स्ट्रेंथ बोला जाता है, ये पैरेलल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए। बस टाउ परमिसिबल यूज करोगे, ये इक्वेशन हो जाएगा किसके लिए? ट्रांसवर्स फिलेट के लिए। ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा पैरेलल फिलेट के लिए, ये याद रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कौन सा है? हमारा ट्रांसवर्स हो गया, दैट इज बट जॉइंट की बात करते हैं। बट जॉइंट के लिए अब देखेंगे, बट जॉइंट की बात करते हैं। तो बट जॉइंट जनरली इस तरीके का कुछ होता है। ओके, वी शेप हम रखते हैं ना, वी शेप। बट जॉइंट दोनों जो बीम वन है और बीम टू है, दोनों को एक साथ रखकर हमको वेल्ड करना होता है। दोनों के बीच में वी ग्रुप बना देते हैं ताकि इसमें फिलर मटेरियल फिल होकर इसकी स्ट्रेंथ मजबूत कर दे, लाइक दिस। तो ये जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से। ओके, और इसको अपन रेड कलर से करते हैं, ये हमारा वेल्डिंग एरिया है, ये फिलेट है, ठीक है। वेल्ड करने के बाद जो फिलेट भर गया हमारा, इसको इस तरीके से मैं बना देता हूँ ताकि समझ में आए कि ये हमारा वेल्डिंग पार्ट है। क्लियर है? अब समझ में अच्छे से आ रहा है? तो यहाँ पे मान लीजिए लोड लगाया, दैट इज टेंसाइल, पीटी टेंसाइल लोड हमने लगाया। तो जो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात किया जाए इसकी, तो बट जॉइंट का जो स्ट्रेंथ आता है, ठीक है, बट जॉइंट का नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात करें, नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट की जो वैल्यू है, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, दैट इज लेस देन इक्वल टू टी एल अपॉन सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। वेयर सिग्मा टी परमिसिबल कैसे निकलेगा? सिग्मा टी परमिसिबल निकलेगा सिग्मा टी फेलियर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, निकल जाएगा हमारा सिग्मा टी परमिसिबल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको फेलियर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी होगी, डायरेक्ट पुट करना, निकल जाएगा। नाउ टी और एल क्या है? टी एल आपको समझने की बात है यहाँ पे। ये देखिए, इसको अगर मैं इस तरीके क्योंकि दोनों ये बार की जो थिकनेस है, ये भी टी है, ये जो हमारा है ये भी थिकनेस टी है, तो इसको अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करूं, तो ये जो वेल्डिंग का ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज टी, एंड दिस इज वेल्डिंग लेंथ। ओके, तो टी एल इज द लेंथ ऑफ लेग, लेग दैट इज बिल्डिंग लेग को बोला जाता है, और टी क्या है? थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। तो ये है हमारा टी और है। अगर मान लीजिए अगर हम आपका एक प्लेट छोटा और एक प्लेट बड़ा हुआ, इन दैट केस फॉर्मूला क्या बनेगा? मतलब एक प्लेट हमारा कुछ इस तरीके का हो गया, क्लियर है? और जो दूसरा प्लेट है, मान लीजिए हमारा ये साइज का हो गया। अब जो इसमें वेल्डिंग होगी, इस पे जो हम वेल्डिंग करेंगे तो इस तरीके की वेल्डिंग होगी, लेकिन है तो ये भी बट ज्वाइंट। इसकी जो थिकनेस है T1 है और इसकी जो थिकनेस है वो T2 है, थिकनेस तो अलग अलग हो गया।
ठीक है, अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ। दिस इज T1 और इसकी जो थिकनेस है प्लेट की T2। अब इस पे आपने लोड लगाया, टेंसाइल लोड लगाया, है ना। तो ये इसके लिए जो स्ट्रेंथ की फॉर्मूला क्या आएगी, इसके लिए जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आएगा, बट जॉइंट का स्ट्रेंथ जो होगा, इट इज लेस देन और इक्वल टू T2L अपॉन सिग्मा टी परमिसिबल। तो आप कहोगे सर T1 कहाँ गया, फिर T1 का क्या लेना रोल है। तो देखो ध्यान से, हमें छोटा कौन है, ये वाला। तो फेल पहले क्या होगा, पहले फेल कौन सा होगा, T1 फेल होगा या T2 फेल होगा। ठीक है, तो इसमें जो पहले जो फेल होगा वो T2 फेल होगा। T2 की थिकनेस कम है, वेल्डिंग भी, वेल्डिंग की जो लैग है वो भी कम भरा, तो T2 पहले फेल होगा, है ना। तो अगर हम किसी तरह T2 को ही सेव कर दें तो T1 तो ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा ना। T2 को किसी तरीके से सेव कर दें तो T1 तो ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा। इसीलिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ बट जॉइंट का निकल लेते हैं, उसमें हम वैल्यू T2 की लेते हैं। अगर T2 वाला सेफ हो गया तो हमारा T1 ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगा, है ना। इसलिए T2 का फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल किया। क्लियर है। तो यहीं पे एक टॉपिक और हम कवर करने वाले हैं, अगर अंडर कटिंग हो जाता है, इफ अंडर कटिंग प्रेजेंट, इफ अंडर कटिंग प्रेजेंट इन द वेल्डिंग लैग, वेल्डिंग लैग में अगर अंडर कटिंग प्रेजेंट होता है, इन दैट केस आप स्ट्रेंथ किस तरीके से मेजर करोगे। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक प्लेट बनाया, प्लेट नंबर 1, ठीक है, और ये है हमारा प्लेट 2। ये दोनों को वेल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ बट ज्वाइंट। ये लीजिए मैंने प्लेट, दिस इज प्लेट 2। ओके, इन दोनों को हम वेल्ड करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना लेग भरेंगे। बट क्या होगा कि मान लीजिए इसमें कुछ अंडर कटिंग आपको करना है या अंडर कटिंग हो जा रहा है, इन दैट केस व्हाट इज द स्ट्रेंथ। या आपने ये पार्ट पूरा वेल्ड कर दिया है, ये पूरा पार्ट आपका वेल्ड है। है ना। और अगर वेल्डिंग में कभी कभी वो देख रहे हो जहाँ वेल्ड नहीं किया वहां से अंडर कटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ये तब होता है, ऐसा गाइस तब होता है, आप जब बिना 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 कुछ सोचे समझे ऐसे पार्ट्स को डिजाइन करने लगते हो, फिर लास्ट में पता चलता है कि आपको यहीं पे ये जो पार्ट है इसको सेंटर से कट करना है, तो आप अंडर कटिंग प्रोवाइड करते हो। तो जानते हो अंडर कटिंग करने की वजह से क्या होता है, वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो मिनिमम से मिनिमम कितना स्ट्रेंथ इसकी होगी वो देख कैसे पता चलेगा। इसमें कुछ नोटेशन है, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा, दोनों थिकनेस सेम है तो दिस इज थिकनेस ऑफ प्लेट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो प्लेट की ये थिकनेस है, तो इसको आप ये लाइन को ज्वाइन कीजिए, ये पूरा लाइन, ये लाइन पूरा मैंने एक से एक ज्वाइन किया। यहाँ से अंडरकट कितना नीचे गया है, यहाँ से अंडरकट कितना नीचे गया है, यहाँ से अंडरकट कितना नीचे गया है, इसको हम यू से डिनोट करेंगे, यू दैट इज अंडर कटिंग लेंथ। देयरफॉर बट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, वो जाएगी इज इक्वल टू टी माइनस अंडर कटिंग इंटू एल। एल क्या है, ये कितना, ये कहाँ तक वेल्डिंग किया गया है, डेट इज लेंथ, ठीक है, लेंथ कितना वेल्डिंग किया गया, ये प्लेट अगर इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये एल अपॉन सिग्मा टी परमिसिबल, ये इक्वेशन हमारा रहेगा। जनरली आपको ये सब काम नहीं पड़ेगा, ये जो आप बट जॉइंट की ये अंडर कटिंग का जो ये टॉपिक है ये काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, एक बट जॉइंट का फॉर्मूला ये जो हमारा आया हुआ है, अगर उल्टा एक प्लेट अगर इस तरीके से हो गया तब कौन सी वैल्यू लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, डबल फिलेट ट्रांसवर्स फिलेट का। देखो मशीन डिजाइन आप भी जब इंजीनियरिंग जब कर रहे होगे तब पढ़े होगे, आप जानते हो डिजाइन डाटा बुक का यूज करते हैं, काफी सारे फॉर्मूला हम याद नहीं करते तो डिजाइन डाटा बुक की हेल्प से हम क्वेश्चन करते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, यहाँ सिंपल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कंसेप्चुअल। तो मैं कंसेप्चुअल चीजें समझाने के लिए आपको ये सब चीजें थोड़ा बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक है आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट आप याद रखो तो जरूरी, कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इस डायरेक्ट अंडर कटिंग अगर है तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्या होगा उस टॉपिक पे। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए इस तरीके का एक प्लेट है और इस पे एक सर्कुलर शाफ्ट है, लाइक दिस सर्कुलर शाफ्ट है, और इस सर्कुलर शाफ्ट को आपने यहाँ पे वेल्ड कर रखा है, सर्कुलर शाफ्ट को यहाँ पे वेल्ड करा, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वेल्ड हो जाएगा, है ना, चारों तरफ से
इस तरीके से ये वेल्ड हो जाएगा। अब ये जो शाफ्ट है, इस पे एक तो टॉर्सन भी एक्ट होगा और साथ में साथ मूवमेंट भी एक्ट होगा, होगा ना? मान लीजिए लोड लगा तो ये जो बैंड होगा तो बेंडिंग मूवमेंट भी आएगा, और अगर इसको ट्विस्ट कर रहे हो तो टॉर्सन भी जनरेट होगा, तो इसकी वजह से क्या वेल्डिंग पे असर होगा, है ना? इफ वेल्डेड जॉइंट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट और टॉर्सनल, अगर लिख देता हूँ मैं, इफ वेल्डेड जॉइंट subjected welded joint subjected to bending moment and tors torsional moment, then in that case the value of torsion is equal to pi by 16 g cube tau, and moment is equal to pi by 32 d cube sigma v। ओके, ये आप सोम में ऑलरेडी ये सब चीजें मूवमेंट का फॉर्मूला ये पढ़ चुके हैं। अब इसमें डाया क्या है, ये जैसे आपका ये जो शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट है इसका, ये दिस इज डाया शाफ्ट, क्लियर है? देयरफॉर जो आपको जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा इसमें, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.83 कैपिटल टी टॉर्शनल मूवमेंट अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू टी, ठीक है? और टी क्या है, टी है आपका आपने जो वेल्ड किया है ना, वेल्डिंग थिकनेस, ये जो आपने वेल्ड किया है ना, ये जो डाया पे आपने एक्स्ट्रा वेल्डिंग की है, ये जो वेल्डिंग की है इस पे, जो आपने एक्स्ट्रा वेल्डिंग की है, इस वेल्डिंग की थिकनेस, दैट इज स्मॉल टी। तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ टॉर्शनल, ठीक है, बिकॉज ऑफ टॉर्सन, उसकी वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ओके, एंड जो बेंडिंग मोमेंट होगा तो इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो हो जाएगा 5.63 बेंडिंग मोमेंट अपॉन पाई डी स्क्वायर टी, where tau is if only T is acting, or when sigma T, sigma B, if only M is acting। तो अगर इस शाफ्ट पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है, देन आप सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे। अगर इस शाफ्ट पे टॉर्सनल मूवमेंट एक्ट हो रहा है तो आप टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेल्डिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि हाउ मच स्ट्रेसेस विल बी डेवलप इन दैट वेल्डिंग पार्ट, दिस एंड दिस। ओके, तो बस इतना ही पढ़ना है, और जनरली ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया ये फॉर्मूला याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद करो तो आप स्किप भी कर सकते हो। क्वेश्चन इस टॉपिक पे फिलहाल तो अभी तक बना नहीं है। तो इतना ही आपको वेल्डेड जॉइंट में मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपको इतने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आ गया होगा, थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह। पार्ट 3 जो बनाऊंगा उसमें रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कंबाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, थैंक यू।